नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित भारद्वाज और आज हम बात करेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। क्यों ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, क्या है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, कैसे इसको स्टार्ट किया जाता है, क्या होते हैं इसके टाइप्स और क्या होती हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशंस। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही स्क्वायरल केज रोटर को यूज करके बनाई जाती है। डिफरेंस सिर्फ सप्लाई का होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज की सप्लाई होती है और यहाँ सिर्फ 1 फेज की सप्लाई होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज सप्लाई होने की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे हो जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी 3 फेज इंडक्शन मोटर की वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं सिंगल फेज सप्लाई की। तो सिंगल फेज सप्लाई में दोस्तों पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कैसे, देखिए ये हमारी रोटर वाइंडिंग्स हैं और ये स्टेटर वाइंडिंग्स है और ये हमारा स्क्वायरल केज रोटर है। स्टेटर वाइंडिंग्स में जब हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे एसी सप्लाई, तो हाफ साइकिल के लिए करंट की डायरेक्शन सपोज कीजिए अगर इस डायरेक्शन में है डाउनवर्ड, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और वो अपवर्ड हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे मैंने दो वेवफॉर्म में दिखाया है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। मान लीजिए यहाँ हमारा रोटर है। हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया हमारा रोटर और यहाँ पे कोई कंडक्टर है। सपोज कीजिए इस हाफ साइकिल में मीन्स करंट की डायरेक्शन जब डाउनवर्ड है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस रोटर कंडक्टर पे फोर्स क्लॉकवाइज लग रहा है। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव वाली जो वेवफॉर्म हाफ साइकिल आएगी, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो फोर्स भी अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फोर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फोर्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्लॉकवाइज होगी, बाकी वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए रोटर कंडक्टर्स पे पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि हाफ साइकिल के लिए किसी एक डायरेक्शन में और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए किसी एक डायरेक्शन में लगता रहता है, और रोटर किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता है क्योंकि पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में रोटेटिंग होता है, और यही है दोस्तों डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि हम इस पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को इक्वल मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने वाले मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक करके एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने किया है, पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ले ली और नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट कर दी है। तो ये है दोस्तों डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। इसीलिए रोटर जो है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में स्टार्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि कंडक्टर के लिए हाफ साइकिल के लिए फोर्स की डायरेक्शन ये होती है तो नेक्स्ट हाफ के लिए ये होती है, और ये एक ही जगह इस तरह से ऑक्सीलेट करता रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया जाए। तो हमारे पास है ये टू फेज सप्लाई है जो 90 डिग्री फेज शिफ्टेड है। तो यहाँ से हम एनालाइज करते हैं कि क्या टू फेज सप्लाई जो कि 90 डिग्री फेज शिफ्टेड है, इससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो हमने ड्रॉ किया वेवफॉर्म, जो फाई ए है उसका मैग्नीट्यूड है फाई एम साइन ओमेगा टी एंड फाई बी है 90 डिग्री फेज शिफ्टेड। तो हम इसका फेजर डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये हो गई हमारी फाई ए माइनस फाई ए। जैसे कि जो बी वाली वेवफॉर्म है 90 डिग्री लीड कर रही है, तो ये हो गई फाई बी एंड दिस इज माइनस फाई बी। तो हम एक एक पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे कि रिजल्टेंट वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। सपोज कीजिए इस पॉइंट पे हम एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे बी और ए दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है और मैक्सिमम से थोड़ा सा कम है।
ए की पॉजिटिव डायरेक्शन है ये और बी की पॉजिटिव डायरेक्शन ये। दोनों का रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम एक सर्कल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहला हमारा इस डायरेक्शन में आया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इस पॉइंट पे एनालाइज करते हैं। बी वाली वेवफॉर्म का मैग्नीट्यूड है 0 और ए वाली का है मैक्सिमम पॉजिटिव। ए का मैक्सिमम पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में और बी है 0, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी यही होगा। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पे। यहां पे ए हो गया है 0 और बी हो गया है नेगेटिव। ए 0 और बी नेगेटिव। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। यहां पे दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव दोस्तों किस डायरेक्शन में होते हैं? इस डायरेक्शन में। इनका रिजल्टेंट आएगा ऐसे। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ये वेक्टर रोटेट करता जा रहा है। एक बार ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है। यहां से हमें ये तो पता चल गया है कि अगर हम 2 फेज सप्लाई फेज शिफ्टेड देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ रोटेटिंग बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स। पहला होता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इसमें हम स्टेटर वाइंडिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। एक होती है मेन वाइंडिंग और एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। उसे एक स्विच से कनेक्ट कर देते हैं जिसे मोटर स्टार्ट होने के बाद डिस्कनेक्ट किया जा सके। हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम रखते हैं जिससे कि उसमें करंट कम फ्लो हो, और मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा और मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है कम, ताकि मेन वाइंडिंग में करंट फ्लो ज़्यादा हो सके। अगर ये हमारा वोल्टेज है तो मेन वाइंडिंग में करंट होगा ज़्यादा। जैसे कि रेजिस्टेंस मेन वाइंडिंग में कम होता है और रिएक्टेंस ज़्यादा होता है तो मेन वाइंडिंग का करंट ज़्यादा लैग करता है। ये हो गया IM। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट कम होता है क्योंकि उसका होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा और रिएक्टेंस कम। दोनों का रिजल्टेंट ये होता है I। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम फाई से डिनोट करते हैं, और जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है, टॉर्क होती है IM IS साइन फाई। IM है मेन वाइंडिंग करंट, IS है स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट, एंड फाई इज द एंगल बिटवीन द फेजर ऑफ स्टार्टिंग एंड मेन वाइंडिंग करंट। तो इस केस में एंगल हमारा अप्रोक्स 25 to 35 डिग्री होता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क कम होती है। अगर मैं टॉर्क की वेव ड्रॉ करूं तो स्टार्टिंग टॉर्क इस केस में कम होती है। ये हमारी यूज़ की जाती है इस तरह के मोटर्स वॉशिंग मशीन में, फैंस में, फूड मिक्सर्स में। नेक्स्ट होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में ऑक्सिलरी वाइंडिंग में एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं और एक स्विच से उसे कनेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, स्प्लिट फेस मोटर में भी जब हमारी मोटर अप्रोक्स 70% स्पीड अटेन कर लेती है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा दिया जाता है स्विच की मदद से। इस तरह की मोटर की अगर हमें स्पीड का रिवर्सल करना है तो मेन वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग किसी का भी हम कनेक्शन को रिवर्स करके इसकी स्पीड रिवर्सल अचीव कर सकते हैं। ऐसा ही हर मोटर में होता है। अब इस मोटर में भी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में टॉर्क हाई प्रोड्यूस करने के लिए हम एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं जिसे स्टार्टिंग कैपेसिटर बोलते हैं। उसे एक स्विच से कनेक्ट करते हैं। जब मोटर 70% स्पीड अटेन कर लेती है तो स्विच को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और कैपेसिटर को हटा दिया जाता है। इस केस में अगर यह है हमारा वोल्टेज तो जो मेन वाइंडिंग करंट होगा
वो लैगिंग होगा, बट ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट वो होगा लीडिंग। दोनों का रिजल्टेंट थोड़ा सा लैगिंग होगा, बट इन दोनों के मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच में जो एंगल होगा वो ज़्यादा होगा। तो हमने टॉर्क के हम फॉर्मूले से देख सकते हैं IM/IS साइन फाई। ये एंगल अगर ज़्यादा होगा तो साइन फाई की वैल्यू ज़्यादा होगी और स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगी। इस तरह से कुछ इसका ग्राफ आएगा। ये मोटर्स जैसा कि हमने अभी देखा, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एंगल IS एंड IM के बीच में ज़्यादा होता है। तो ये यूज़ की जाती है जहाँ भी पंप एंड कंप्रेसर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स में। चलिए नेक्स्ट मोटर है हमारी 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर। इसमें एक रनिंग कैपेसिटर होता है, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। इसमें 2 कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। जहाँ पे और हाइट स्टार्टिंग टॉर्क हमें रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे इस तरह की मोटर का यूज़ किया जाता है। इस केस में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब दोनों कैपेसिटर यूज़ हो रहे होते हैं तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है फाई, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है 2 कैपेसिटर की वजह से। लेकिन रनिंग कंडीशन में जब स्टार्टिंग कैपेसिटर को हटा दिया जाता है तो एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है। स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है क्योंकि साइन फाई 90 डिग्री के अप्रोक्स होता है और मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन फाई की उस टाइम पे। तो स्टार्टिंग टॉर्क इस तरह की मोटर में सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 250 माइक्रोफेराड। बट रनिंग कंडीशन में जो हमारा परमानेंटली कनेक्टेड कैपेसिटर होता है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड कैपेसिटर, ऑयल फील्ड। इस तरह की मोटर भी यूज़ की जाती हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली एप्लीकेशंस में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, AC एयर कंडीशनर और ब्लोअर्स में। अब होता है हमारा परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, जहाँ पे कोई स्विच नहीं होता है, कैपेसिटर परमानेंटली कनेक्टेड होता है मोटर में। इस तरह की मोटर में ऑपरेशन जो होता है नॉइसी नहीं होता है। ये इस तरह की मोटर्स यूज़ की जाती हैं हॉस्पिटल्स में। ये रिकमेंड किया जाता है कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर लगाइए, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ा साइलेंस मेंटेन करके रखना होता है और इस तरह के जो फैंस होते हैं वो नॉइसी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के कुछ टाइप्स, बेसिक ऑपरेशन, कैसे इसको स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सीडेड पोल मोटर, रिपल्सन मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर एंड स्टेपर मोटर। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए बस इतना करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू।